ये तो आज का अपना टॉपिक है सबसे पहले कि अगर समेशन फॉर्म में लिखा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। आरत टर्म अगर हमने लिख ली किसी की तो फिर कैसे सॉल्व करना है उसको। सो हेडिंग इज लिखो हेडिंग टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, टू फाइंड सम ऑफ सीरीज फॉर विच rth term is expressed as polynomial of r। ये बहुत जितना अजीब सा हेडिंग लग रहा है उतना ही आसान है इसको समझना। कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक रैंडम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर अपन इसको नोट करेंगे। सो एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड सम इन द फॉलोइंग, सम ऑफ द फॉलोइंग। और सम कुछ इस प्रकार से है 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 11 एंड सो ऑन, और ऐसी 50 टर्म्स हैं। ठीक है, सो क्या करना है, इसको समझते हैं कि भाई पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म यहाँ पे दूसरी की पहली टर्म 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो क्लियरली ये ए पी बन रही है ना, 1 3 5 7 ये ए पी बन रही है। और 2 3 2 5 5 8 11 ये भी ए पी बन रहा है। और ये क्या हो गया, तो ये भी ए पी बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी आरथ टर्म लिखेंगे। आरथ टर्म क्या होगी, पहली टर्म तो क्या है 1 3 5, तो इसकी आरथ टर्म कैसे लिखेंगे, इस वाली एपी की 1 3 5 वाले की। कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 2 का, सो 2r आएगा। और पहली टर्म को हमें क्या बनाना है, पहली टर्म को बनाना है हमें 1, तो -1। तो जस्ट पहली टर्म है, अब दूसरी टर्म भी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। दूसरी टर्म किस एपी से जनरेट हो रही है, दूसरी टर्म जिस एपी से जनरेट हो रही है उसका कॉमन डिफरेंस भी 2 है, क्योंकि 3 5 सॉरी 2 5 8 तो सॉरी इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। सो यहाँ पे आएगा 3r माइनस पहली टर्म बनानी अपन को 2, तो क्या लेके आए, यहाँ पे लेके आए अपन 1। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने, वही एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि यार किसी भी एपी की जनरल टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं d इंटू आर माइनस समथिंग अल्फ़ा, है ना, जिसमें कॉमन रेशो लीनियर एक्सप्रेशन बनता है उसकी nth टर्म। तो ये पहली एपी की nth टर्म rth टर्म लिख ली, ये दूसरी एपी की rth टर्म लिख ली। सो ओवरऑल इस सीरीज़ की rth टर्म ये बन जाएगी। तो इसको खोल लिया अपन ने, ठीक है, टी आर को खोला तो क्या आया, 2r मल्टीप्लाइड बाई 3r, तो ये आया अपने पास 6r²। उसके बाद 2r मल्टीप्लाइड बाई -1, तो -2r, then -1 into 3r, so -3r, then -1 into -1 that is +1। तो ये हो गया अपने पास 6r² माइनस 5r प्लस 1। तो ये एक rth टर्म बन गई सीरीज़ की, और इन सभी के लिए अपन को वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब rth टर्म बन गई, थोड़ा सा इसकी गहराई को देख लेते हैं। rth टर्म बन गई, इसका मतलब क्या है, rth टर्म बन गई इसका ये मतलब है कि जब अपन ने r को 1 रखा तो पहली टर्म आनी चाहिए। तो चलो रख के देख लेते हैं, है ना। ऐसा करेंगे नहीं वैसे तो अभी, तो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ऐसा रख के देख के रिवर्स मैकेनिज्म लगा के चेक कर रहे हैं कि सही किया है कि नहीं हमने। सो 6 इंटू 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, देखो ये कितना आया 6 माइनस 5 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो पहली टर्म 2 है, 1 इंटू 2 इज़ 2। फिर r को 2 रखा, r को 2 रखा तो 6 इंटू 2² माइनस 5 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया, 4 6 24 माइनस 10 प्लस 1, तो ये हुआ 15। दूसरी टर्म 15 है, 3 इंटू 5। तो ऐसे सारी टर्म्स देख लेंगे अपन, तो हाँ भाई सेटिस्फाई करेगा, ये जनरल टर्म बनेगी इसकी। ये जनरल टर्म बनी इसके बाद तो फिर क्या करना है अपन को, इन सभी जनरल टर्म्स का सम निकालना है। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड s, एंड दैट s इक्वल्स टू समेशन ऑफ दैट जनरल टर्म वेयर r इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 50।
एन की वैल्यू यहाँ पे 50 दी हुई है, 50 टर्म्स तक, तो एन की जगह लिख देंगे यहाँ 50। अब क्या करना है, इस टी आर का एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ पे जो भी आया है खुल के, 6r² माइनस 5r प्लस 1 समेशन। ठीक है, अब इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपन, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो 6 समेशन r² माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 5 समेशन r प्लस समेशन 1। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जानते हैं अपन, समेशन r² का, समेशन r² का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और एक 6 भी है मल्टीप्लाइड। ठीक है, समेशन r का भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 5 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस समेशन 1 का ही फॉर्मूला जानते हैं, 1 1 1 1 1 ऐड करते जाओ n टाइम्स, सो n आएगा ये। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखनी है अब, अच्छा ये हम तभी जानते हैं जब काउंटर 1 से लेके 50 तक जा रहा है, 2 से लेके 50 तक जा रहा है तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, है ना। तो मेरे को सवाल पूछा था आज किसी ने कि ये पॉइंटर 1 से 50 लिखना ज़रूरी है क्या, तो हाँ ये ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज़ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्योंकि तुम प्रोसेस को समझो, 1 से शुरू कर रहे हैं, पहली टर्म को ऐड कर रहे हैं, दूसरी टर्म को ऐड कर रहे हैं, ऐसे 50 टर्म्स ऐड कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला है। अगर मान लो सपोज ऐसा काउंटर हो जाए कि r इज इक्वल टू 25 से लेके 50, तब तो कुछ क्या फार्मूला होगा हमें पता नहीं, क्योंकि अब तो काउंटर 25 से शुरू हो रहा है, 25 का फार्मूला थोड़ी पढ़ा हमने, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं उसका फार्मूला पढ़ा है। सो ये पॉइंटर लगाना बहुत आवश्यक है ना। अब यहाँ पे अपन n की वैल्यू 50 रख सकते हैं, तो 6 से 6 कट गया, 50 रख दी यहाँ पे वैल्यू, सो आंसर इज़ 50, n प्लस 1 इज़ 51 एंड 2n प्लस 1 इज़, इन दोनों का सम है, देखो अगर गौर से देखो, सो n और n प्लस 1 का सम है ये 2n प्लस 1, है ना। तो इसका मतलब जो तीसरी टर्म आएगी यहाँ मल्टीप्लाई होकर वो इन दोनों का सम होगी। 50 और 51 कितना होता है, 101 माइनस 5 इंटू 50 इंटू 51/2 प्लस 50, ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये जो सीरीज़ है इसकी एक जनरल टर्म लिखी, है ना, rth टर्म लिखी इसकी, और फिर उस पर समेशन ऑपरेटर लगा दिया उस tr पे, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे आ गया। तो r³ तक के फॉर्मूले जानते हैं हम आसानी से, तो हमारे सिलेबस में वही है, क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा। सो अगर r³ तक का जनरेट हो गया तो फिर हम आंसर बता पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है निखिल, अक्षत एंड नवींद्र? यस सर। है ना, तो अब इस बात को अपन कॉन्क्रीट करने के लिए लिख लेते हैं। सो इस प्रोसेस में हमने स्टेप 1 क्या की, स्टेप 1 की राइट गिवन सीरीज इन सिग्मा फॉर्म या समेशन के फॉर्म में लिख लो उसको। एंड स्टेप टू ब्रेक सिग्मा ओवर टर्म्स of tr and apply summation r square या summation r³ etc formulae to find the sum। ये सिंपल सी प्रोसेस, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, तो ये एकदम मज़ा आएगा तुम्हें इसको करने में, और ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस हमें। एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे चैप्टर का। सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी हैव टू फाइंड द सम which is given as 1 2 3 पहला टर्म प्लस 2 3 5 दूसरा टर्म प्लस 3 4 7 तीसरा टर्म एंड सो ऑन, और ऐसे चलते चलते ऐसे n टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ दी हुई है, इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन को rth टर्म लिखनी पड़ेगी। पहले अगर एक टर्म को पकड़ा जाए तो उसमें क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है। अगली टर्म में 2 3 5 है, 1 2 3, अगले 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, फिर 3 है। सो क्लियरली टी आर में जो पहली ऐसे 3 टर्म्स आ रही हैं हर टी आर में,
और पहली टर्म तो आर ही लिख सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जब आर की वैल्यू 1 होगी तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या है, 2 3 4, तो ये भी बहुत आसान है। पहले में क्या लिखें, r+1 लिख देते हैं, ये भी जीपी बन रही है 2 3 4 वाली। फिर अगले पे आ जाते हैं। फिर अगले पे क्या आया, 3 5 7, तो अब ये भी एक एपी है। जीपी बोल गया मैं पहले, शायद एपी है, सब एपी बन रही हैं। तो यहाँ पे 3 5 7 कितना कॉमन डिफरेंस है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे 2r आएगा। पहली टर्म क्या बनानी है हमको, 3, तो +1 लिख दो। तो सबसे पहले तो ये हमने rth टर्म लिख दी इसकी। अब क्या इसको खोल के लिखना है और फिर उसके बाद समेशन ऑपरेटर लगाना है, ये प्रोसेस है। सो rth टर्म लिख दी हमने। अब इसको खोल के लिख देते हैं। तो कैसे खोलें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया r² + r एंड देन 2r+1, so that is r² 2r+1 + r 2r+1। तो इसको सॉल्व किया हमने तो आया हमारे पास 2r³ + r² + 2r² + r। तो 2r³ तो 2r³ ही है, r³ r² + 2r² विल बिकम 3r² + r। सो ये tr बन गया हमारी rth टर्म ऑफ द सीरीज़। अब इसका समेशन निकालना है, मतलब क्या करना है, समेशन निकालना है tr का। कहाँ से r वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। तो बस इस समेशन ऑपरेटर को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 2 × समेशन ऑफ r³ + 3 × समेशन ऑफ r² + समेशन ऑफ r। और इन सब के इंडिविजुअली हमें फॉर्मूलेस पता है। ठीक है, तो बस लिख दिया यहाँ पे। क्या आया, 2 × r³ का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल की स्क्वायर प्लस 3 × ये समेशन r² का क्या होता है n × n+1 × 2n+1 बाय 6। और समेशन r क्या क्या होता है n+1/2। एंड बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब पॉइंटर r = 1 से n तक जा रहा है तभी ये फॉर्मूला है, बीच में कुछ हो जाता है तो फिर कुछ नहीं लगा पाते ये अपन। तो फिर ये क्या हो गया अपने पास, n की वैल्यू कितनी है इस सवाल में, n की वैल्यू n ही है, कुछ अब स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं दी, मतलब यही आंसर है अब कुल मिला के। तो इसको जितना मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश कर लेते हैं। तो कभी भी पूरा मत पिल पढ़ो इसको कि इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, पहले कॉमन निकाल लो। सो कॉमन निकाला हमने तीनों में से। सो कॉमन को निकाला अगर, तो यहाँ से n और n+1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी n और n+1 और यहाँ से भी n+1। 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। तो एक तो 2 यहीं बन गया, 3 से 2 कट गया। तो सो कॉमन आया है अपने पास n+1 / 2। पहली टर्म में क्या 1/4 बचता नीचे, और उससे 2 तो नीचे बच जाता 2, तो 2 तो बाहर निकाल ही लिया हमने, है ना। तो क्या बचेगा, एक n बचेगा और एक n+1 बचेगा। फिर यहाँ पे n और n+1 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2n+1। n2 भी कॉमन निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से n × n+1, तो यहाँ तो सब कॉमन निकल ही चुका है, तो 1 बचेगा यहाँ पे। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपना अपना ज़िम्मेदारी से। जैसे रोड क्रॉस अपने अपने भरोसे करना चाहिए, वैसे ही मैथ्स का कैलकुलेशन भी अपने अपने भरोसे करना चाहिए। सो बस तुम मिस्टेक पकड़ोगे मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, दिमाग में लड़ाओ ज़्यादा। सो n² प्लस अपनी नोटबुक में मतलब खुद से करो और मिस्टेक पकड़ो मेरी, n² प्लस n + 2n + 2, तो ये 3n हो गया और ये 2 हो गया। सो n × n+1 / 2 n² + 3n + 2। और फैक्टराइज हो सकता है क्या ये, हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है 2n और उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया अपने पास n × n+1/2। इसको फैक्टराइज कर लिया, यहीं पे मैं करके लिख देता हूँ दूसरे कलर के पेन से। इस वाली चीज़ को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, n² + 2n + n + 2। सो n यहाँ से कॉमन आया, n+2 + 1 n + 2, सो n+1 n + 2 आ गया कॉमन। सो दिस इज़ नथिंग बट n + 1 एंड n + 2। तो फाइनल आंसर इज n + 1
एंड n प्लस टू, n प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया. सो n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू. दिस इज द फाइनल आंसर. है ना. तो कैलकुलेशन में उलझो, बस प्रोसेस में उलझो कि अपन ये लिख लिया ना एक बार, आर एच टर्म लिख ली एक बार और उसको खोल ली. ये ऑपरेशन करने में भी बहुत इजी ऑपरेशन है. तो कुल मिला के आर एच टर्म लिखना इम्पॉर्टेंट है. और वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया मतलब कि फिर तो अपन कर ही डालेंगे उसको. समझ में आ रही है बात. नोट कर लो इसको. हाँ सर. बताओ कहाँ स्क्रीन रखूँ, आराम से एब्जॉर्व करते हो नोट कर लो. सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. और फाइंड द सम 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस चलते चलते ऐसा 45 स्क्वायर तक है काम. ठीक है, ये सम फाइंड करना है हमें. तो सोचते हैं भाई क्या चक्कर है. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं. देखो, ना तो ये AP बन रही है, ना ये GP बन रही है, ना ही प्लस है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ की डायरेक्ट फार्मूला लगा दें क्योंकि बीच में माइनस आ गया. तो दो तरीक़ों से सोच सकते हैं इसको. सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड 1. सो मेथड 1 में अपन देखेंगे अगर इनकी पेयरिंग बनाई जाए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो वही कॉन्सेप्ट है ये कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये भी 1 का. ऐसे सारे पेयर्स में डिफरेंस कितने का होगा 1 का. तो जैसे इसको अपन खोल के क्या लिखेंगे 1 प्लस टू एंड 1 माइनस टू. इसको खोल के क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 एंड 3 प्लस 4. अगले वाले को क्या लिखेंगे 5 माइनस 6 एंड 5 प्लस 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे. तो यहाँ से 1 माइनस टू माइनस वन जनरेट होगा, यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस वन जनरेट होगा, 5 माइनस 6 माइनस वन जनरेट होगा. सब में से माइनस 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 जनरेट होगा. और बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस टू 3 बचेगा यहाँ से. तो माइनस सबसे बाहर निकाल लिया. यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 बचेगा. और चलता रहेगा ऐसे. तो गौर से सोचो कि ये एक AP बन जाएगी. फिर अब इसका आसानी से अपन सम निकाल देंगे. तो अब इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें जितनी टर्म्स हैं उससे कम ही होंगी क्योंकि दो दो के पेयर बन रहे हैं. तो अपन सोचते हैं कि यार आखिरी टर्म क्या होगी जिसका पेयर बनेगा. तो आखिरी टर्म अगर लिखना चाहें अपन, सो 45 का देखो, पहली टर्म ऑड है अगली टर्म इवन है, पहली ऑड है अगली इवन है, हर पेयर में पहली ऑड है अगली इवन है. सो 45 का 44 के साथ नहीं बनेगा, एक्चुअली में 45 का 46 के साथ बनेगा. 44 का तो 43 के साथ पेयर बनेगा. तो इसका मतलब कि 44 का पेयर बनाने के लिए 45 का पेयर बनाने के लिए कोई है ही नहीं. तो 45 तो अकेला ही रह जाएगा, है ना. लेकिन 43 और 44 का पेयर बन जाएगा. तो 43 इंटू 44 मल्टीप्लाइड बाई 44 माइनस 43 माइनस 44 दैट इज़ -1. सो लास्ट टर्म ये निकल के आएगी इसकी. ठीक है. तो ऐसे चलते चलते अपन जो आखिरी टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे 43 प्लस 44. तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 43 प्लस 44 इज 77. सो आखिरी टर्म हो गई अपने पास 77. और एक 45 स्क्वायर तो अलग है ही, उसको अलग लिख रहने दिया. सर 77 कैसे आएगा 43 प्लस 43. 87 87 87 87 87 आएगा ये. ठीक है. तो अब इसका तो अपन आसानी से सम करना जानते हैं. ये तो एक AP बन रही है देखो 3 7 11 एंड सो ऑन. तो बस इसका फार्मूला लगाया. क्या फार्मूला होता है n/2. तो अब n निकालने के लिए अपन को ये 87 को रखना पड़ेगा. तो रख देते हैं. तो यहीं पे मैं रफ वर्क कर देता हूँ. लास्ट टर्म इज़ an एंड दैट इज़ a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ए कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का कॉमन डिफरेंस. और ये किसके बराबर है लास्ट टर्म 87 के बराबर. 87 में से 3 गया तो यहाँ 84 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4. डिवाइड किया 4 से तो आया 21 इज इक्वल्स टू n-1. सो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 22.
दैट मीन्स 22 टर्म्स हैं ये, दीज आर 22 टर्म्स। ठीक है, बस हो ये काम ख़त्म है। यहाँ पे लिखेंगे अपन 22/2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 3 + 87 प्लस 45 स्क्वायर। ये हो गया भाई काम। तो अगर अपने पास ये गया तो यहाँ पे क्या आया, -11, माइनस नहीं +11, क्योंकि माइनस तो बाहर है ही, और 3 + 87 आ गया 90। सो दिस इज़ नथिंग बट -990 प्लस 45 स्क्वायर, या फाइनल आंसर इज़ 45 स्क्वायर माइनस 990। ये आंसर हो गया अपना। आ रही है समझ में बात? और अच्छे से सॉल्व करना तो 45 स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? और ये हो गया 45, 90, 180, 5 2 0 2025 2025 माइनस 990। इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 में से 5, 12 में से 9 तो आएगा यहाँ पे 3, 9 में से 9 तो आएगा 0 और 1, 1035 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि भाई अपन ने क्या किया, इसको 2 2 की पेयरिंग बना ली। 2 2 की पेयरिंग बना ली तो उससे क्या हुआ, -1 सब में कॉमन आ गया, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो AP में आ गई, और 45 स्क्वायर लोन बच गया अकेला वहाँ पे, फिर उसको सॉल्व कर दिया। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मेथड 2। सो मेथड 2 को देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है सम इज़ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, चलते चलते -44 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है ना, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होता, तब तो हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स कैसे लिखते हैं अपन n नंबर्स तक, वो तो बहुत आसान हो जाता। तो हम एक काम करते हैं, हम वो मतलब क्रिएट कर लेते हैं, वो क्रिएट करेंगे तो मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा तब क्रिएट होगा, यहाँ पे 2n स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा तब क्रिएट होगा। मतलब कहने का मतलब है, मान लो सपोज इस सीरीज़ को अभी मैंने ऐड करने वाला हूँ ताकि ये प्लस में हो जाए, तो असल में मुझे 2 × 2n स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 × 2 × 4 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगले ऐसे चलते चलते जो जो नेगेटिव में उसके पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। तो नेगेटिव कौन कौन है, नेगेटिव तो केवल इवन नंबर वाले टर्म्स हैं, जैसे प्लस प्लस करके डबल ऐड करने पड़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली। यहाँ पे अगर डबल ऐड कर दिया मैंने तो मेरे को वो सीरीज़ मिल जाएगी डिज़ायर्ड फॉर्म की, जिसका रिजल्ट मुझे पता है। 2 × 44 स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अब ऐसे ऐड कर दिया हमने तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सेम चीज़ें सब्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी, तो सेम चीज़ें सब्सट्रैक्ट भी करो। 2 × 2 स्क्वायर माइनस 2 × 4 स्क्वायर माइनस 2 × 44 स्क्वायर। तो सोच रहे हो ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं, सेम ही नहीं कर रहे हैं। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बन चुकी है अपनी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हमने माइनस कर दी, और इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे बन के कुछ सिंपल GP में आ जाएगी वो। तो कुल मिला के अच्छे से लिख लेते हैं, दिस सम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 45 स्क्वायर। अब इसमें एडिशनली जो हमने ऐड किया है उसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 कॉमन एंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल 44 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है बहुत आसानी से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, है ना, कितने n है, ये 45 तक चल रहा है। सो क्या होता है इसका फॉर्मूला, n+1 एंड 2n+1, 2n+1 यानी कि इन दोनों का सम, तो दैट इज़ 91 डिवाइडेड बाय 6।
माइनस, अब इसका करते हैं ज़रा सा काम ख़त्म कि अगर टू स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, देखो सब में से टू टू कॉमन निकल रहा है, मतलब टू में से टू कॉमन निकल रहा है, फोर में से टू कॉमन निकल रहा है, सब ये क्योंकि इवन टर्म्स लिखे हुए हैं। सो टू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं बाहर, सो टू इंटू टू स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ बचेगा टू स्क्वायर, यहाँ बचेगा थ्री स्क्वायर, यहाँ बचेगा फोर स्क्वायर एंड सो ऑन चलते चलते 44 में से कॉमन निकलेगा 22 स्क्वायर। अब इसका भी फॉर्मूला आसानी से बन गया कि ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है जहाँ पे एन की वैल्यू 22 है, बस रख दिया। सी हो गया अपने पास 45 इंटू 46 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इंटू टू स्क्वायर इज़ 2 क्यूब दैट इज़ 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एन कितना है यहाँ पे 22 एन प्लस वन दैट इज़ 23 एंड 2n+1 माने कि इन दोनों का सम दैट इज़ 45 डिवाइडेड बाई 6। बस इसको सॉल्व करना है, ये है अपने पास। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काटते हैं सबसे पहले तो 91 को तो नहीं काट पाएंगे क्योंकि वो नहीं है, 2 का मल्टीपल भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, लेकिन इसको अपन 2 से काट देते हैं तो यहाँ बचेगा 23, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ काट देते हैं तो ये बचेगा 15। ठीक है, यहाँ पे काटा इसको तो ये कट गया अपने पास 4 और यहाँ पे आ गया 3, 3 से काटा तो बच गया यहाँ पे 15। सो क्लियरली दिख रहा है कि 15 23 कॉमन निकल आएंगे, 15 और 23 कॉमन निकला है। सो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने 15 और 23 को कॉमन लिया, फिर क्या है यहाँ से आया 91 माइनस 4 एंड 22, so that is 88, 4 into 22 is 88, so 91 minus 88 is 3, so answer is 15 into 23 into 3, 15 3 दा 45 होता है, तो आंसर होगा अपने पास 45 इंटू 23। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 23 इंटू 45, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 11 12 11, फिर 5 4 3 दा 12, 1 4 2 दा 8 9, यह है अपने पास 5 3 9 और 1 10, सो दिस इज़ 1035। वही आंसर आ गया जो ऊपर वाली मेथड से आया था, है ना, यहाँ पे भी 1035 आया था और यहाँ पे भी 1035 आ गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने। यस सर। नोट कर लो अच्छे से अगर नोट नहीं कर पाया हो तो। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन which says find the sum, और इसमें फर्स्ट जो सम है वो कुछ है ऐसा, 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब एंड सो ऑन चलते चलते 60 क्यूब तक बात गई है। सो अगर अब हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 60 रख के क्यूब वाला फार्मूला लगा दें तो आंसर गड़बड़ जाएगा, क्योंकि काउंटर 15 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू नहीं हुआ। तो क्या करें अब इसमें, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 14 क्यूब तक ऐड कर देते हैं इसमें एडिशनली। वो ऐड कर रहे हैं तो फिर उतना 14 क्यूब तक घटा भी देंगे। तो इसमें क्या किया हमने, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल 14 क्यूब तक हमने अपनी तरफ से ही ऐड कर दिया, क्योंकि सीरीज़ का फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे अपन जब आर की वैल्यू 1 से, काउंटर 1 से शुरू हो, है ना, प्लस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब एंड सो ऑन टिल 60 क्यूब। अच्छा, अब क्या किया हमने यहाँ पे, एडिशनली ये वाली चीज़ ऐड कर दी है, असलियत में तो केवल इतना ही था, इसका मतलब ये माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर दिया, -1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल 14 क्यूब। अब इस पे ओवरऑल फार्मूला लगा देंगे क्योंकि काउंटर 1 से शुरू है 60 तक, और इस पे फार्मूला लगा देंगे ओवरऑल क्योंकि काउंटर शुरू 1 से है 14 तक। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा यहाँ पे क्यूब का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, और यहाँ पे n कितना रखना है 60, सो लिख दिया 60 माइनस यहाँ पे क्या 14 रखना है n,
सो 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। सर हाँ सर ये होल स्क्वायर होता है ना सर, n सॉरी प्लस सॉरी, बिल्कुल n सही बात, बिल्कुल सही बात कही तुमने, होल स्क्वायर होता है ये आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और कितना मैक्स सिंप्लीफाई कर और कर सकते हैं चाहे तो। सो 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ से आया 60 इंटू 61 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से आया 14 इंटू 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। सो 1/4 60 इंटू 61 प्लस 14 इंटू 15 एंड 60 इंटू 61 माइनस 14 इंटू 15। अरे ये टाइम पास कर रहा हूँ मैं, ये तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब तुम खुद से ही कर सकते हो। और यहाँ 60 में से कॉमन ले लिया 15, यहाँ भी 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 4 इंटू 61। सो 4 इंटू 61 प्लस 14, और यहाँ से भी 15 कॉमन आया, सो 4 इंटू 61 माइनस 14। ठीक है, तो क्या होने वाला है ये 1/4 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 दैट इज़ 15 का स्क्वायर। 4 इंटू 61 कितना होता है डायरेक्टली 2 4 1 जा 4 एंड 4 से 22 44 प्लस 14 एंड 244 माइनस 14, so that is 1/4 multiplied by 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा 852 और ये हो जाएगा 230। ठीक है, अब क्या मैक्सिमम ये कर सकते हैं, इसको 2 से काट दिया, इसको भी 2 से काट दिया, तो ये हो गया 115। तो फाइनली आवर आंसर इज़ नथिंग बट 15 स्क्वायर इज़ 225। 225 इंटू 258 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। So let's move to the second question, and which is 4 square plus 7 square plus 10 square plus 13 square and so on, और ऐसी 25 टर्म्स हैं, these many terms are there, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो बढ़िया बात है, क्या करें ऐसी सिचुएशन में। अब ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं अपन 4 7 10 के स्क्वायर का, वो तो कंसेक्यूटिव होने चाहिए तब कर पाते हैं अपन। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 4 7 10 13 ये AP में है, तो हमने एक पैटर्न पकड़ा कि यार ये AP में है और AP का स्क्वायर लिखा हुआ है, सो हम AP के जनरल टर्म लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, सो AP की जनरल टर्म क्या आएगी 3R इन प्लस माइनस समथिंग। अब पहली टर्म R जब 1 रखेंगे तो हमें 4 बनाना है, तो जब 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, तो प्लस 1 कर दिया जाए। सो ये तो बन गई अपनी AP की जनरल टर्म और सबका स्क्वायर है, सो उनका स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज़ आवर rth टर्म। ये बात समझ में आई। अब देखा ये rth टर्म पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया तो खोल के लिख दिया, खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, ये हुआ 9R स्क्वायर प्लस 6R प्लस 1। ठीक है, अब इनका सबका समेशन करना है, तो सम इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ TR, है ना, वेयर R इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 25, क्योंकि 25 टर्म्स हैं ऐसी। फिर समेशन ऑपरेटर को लगा देंगे इस इक्वेशन में, समेशन ऑफ 9R स्क्वायर प्लस 6R प्लस 1। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, R इज इक्वल्स टू 1 से लेके 25। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जब ऑपरेटर 1 से लेके n तक होता है तो n कितना है जहाँ पे 25, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू एन दैट इज़ 25 इंटू एन प्लस 1 दैट इज़ 26 एंड देन 2n प्लस 1 दैट इज़ 51 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 एंड समेशन ऑफ आर कितना आएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, और समेशन ऑफ 1 क्या आएगा, 1 1 1 1 का समेशन 25 टाइम, तो 25 आ जाएगा, ये आ गया 25। ठीक है, अब क्या करें, बस इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो यही आंसर है, मतलब इसके बाद सिंप्लीफाई तुम खुद से कर लेना, डू इट योर सेल्फ। ये समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब, थर्ड। So third question is like this: 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus 17 plus 21 plus 25 plus 29 plus 33 plus 37। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट्स में चलती जा रही हैं चीज़ें, और ऐसे 30 ब्रैकेट्स हैं इस सीरीज़ में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट 30 हैं, तो इसलिए 30 टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये अपन को बताना है भाई क्या होगा। तो यहाँ पे एक पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर मान लो ब्रैकेट को ऑफ करके देखो, सो 1 5 9 13 17 21 ये सब एपी में, अगर ब्रैकेट को ऑफ करके देख लिया तो ये पूरी एपी बन रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उस एपी में कितने टर्म्स होंगे, उस एपी में 3 तो यहीं पे हो गए, जब 2 ही ब्रैकेट हुए तब नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 3 हो गए, जब 3 ब्रैकेट हुए तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 ही ब्रैकेट होंगे तब 6 टर्म्स हो जाएंगे। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 30 नहीं है, 30 तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है, तो अपन को एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 1, दूसरे ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 2, तीसरे ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 3, चौथे ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 4। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इन सब का सम। ऐसे चलते चलते 30th ब्रैकेट में कितने सम होंगे, मतलब कितने नंबर्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे 30। सो कुल मिला के ये क्या हो गया 30 इंटू 30 1/2, n +1/2 होता है ना। सो दीज मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये बात समझ में आई, तो इसको काटा यहाँ, 15 इंटू 31, 31 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 31, तो ये आया 5, ये आया 6, ये आया 4, 465। So there are 465 terms in the AP. ये बात समझ में आई, कोई कुछ कहना चाहता है। आ गए सर। ठीक है, तो बस अब सम तो लिखना जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी क्या है इस एपी का, इस एपी का डी 4 है, यहाँ से 1 से 5 यानी 4 बढ़ा, 5 से 9 यानी कि 4 बढ़ा, 9 से 13 4 बढ़ा, यानी कि डी 4 है यहाँ पे, बस लिख दिया और क्या। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 465, 465/2, 2a, 2a यानी कि पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट पहली टर्म 1 है, सो 2 प्लस n-1 इंटू डी, एन है 2 465, तो ये होगा 464 इंटू डी, डी इज़ 4। ये आंसर आ गया। इसको मतलब फर्दर और सॉल्व करके जैसी मर्जी हो वैसा फाइनली यहाँ पर निकाल सकते हैं आंसर। आ रही है ये बात समझ में, सिंपल और फ्लो बन रहा होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करके मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ कि 1 + 5 + 9 ये ऐसे सम लिखा हुआ, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, ये तीसरा ब्रैकेट, 17 + 21 + 23 + 29 + 33 + 37 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते ऐसे ये लिखी हुई है ना, पूरी सीरीज़ लिखी हुई है। सो अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्स्ट नंबर ऑफ 25th ब्रैकेट, ऑफ 25th
ब्रैकेट, ये पता करना है। जैसे पहले ब्रैकेट का पहला नंबर 1 है, दूसरे ब्रैकेट का पहला नंबर 5 है, तीसरे ब्रैकेट का पहला नंबर 13 है, चौथे ब्रैकेट का पहला नंबर ये है 23। तो ऐसी 25th ब्रैकेट का पहला नंबर क्या होगा? ठीक है, तो भाई सोचते हैं अच्छे से क्या किया जाए। अगर हमको 25th ब्रैकेट का पहला नंबर चाहिए तो मान लो सपोज हम ऐसी ब्रैकेट मार्क करते हैं, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, ऐसा चलते चलते यहाँ पे 24th ब्रैकेट आएगा। इसको बोल देते हैं ब्रैकेट 1, दिस इज़ ब्रैकेट 2, दिस इज़ ब्रैकेट 3, दिस इज़ ब्रैकेट 4, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट 5, चलते चलते 24th, और यहाँ पे मान लो सपोज आ गया ब्रैकेट 25th। तो उसका पहला टर्म चाहिए अपन को, ये अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपन ने कहा चलो भाई, पहले ब्रैकेट में कितने नंबर है? पहले ब्रैकेट में 1 नंबर है, दूसरे ब्रैकेट में कितने नंबर हैं? 2 है, तीसरे ब्रैकेट में कितने? 3 है, चौथे ब्रैकेट में कितने? 4 है, एंड सो ऑन। तो 24वें ब्रैकेट में 24 नंबर होंगे, और सारे के सारे टर्म्स एपी में है। अगर इनको ब्रैकेट ऑफ करके जमा दिया जाए तो ये सब एपी में है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक वाला नंबर निकाल लेते हैं, और उससे एक अगला नंबर जो होगा वही अपना आंसर होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं क्या 24 ब्रैकेट तक कितनी टर्म्स कंप्लीट होती हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स टिल 24 ब्रैकेट्स, 24 ब्रैकेट्स तक जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उससे एक ज़्यादा वाली टर्म ये होगी। तो ठीक है, पहले ब्रैकेट में कितना है? एक, दूसरे ब्रैकेट में कितना है? 2, तीसरे ब्रैकेट में कितना है? 3, चौथे ब्रैकेट में कितना है? 4, पाँचवें ब्रैकेट में कितना है? 5। ऐसे चलते चलते 24वें ब्रैकेट में 24 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स टिल 24 ब्रैकेट इज 24 इंटू 25/2, यानी कि 12 इंटू 25। 12 इंटू 25 इज 12 5 60, 12 टू 24 300। सो मतलब यहाँ तक कितनी टर्म्स हो गई? 300 टर्म्स हो गई। तो मतलब ये वाली कौन सी टर्म है? दिस इज 300 फर्स्ट टर्म। सो आवर आंसर इज AP की 301 वाली टर्म, दिस इज आवर आंसर। तो निकाल लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 300D। What is A? A is the first term, that is 1. And what is D? D is 4. So first term is 1 and D is 4. 300 into 4. 300 इंटू 4 1200, 1200 में एक जोड़ दिया तो 1201। ये आंसर हो गया। ये 25वें ब्रैकेट की पहली टर्म है। दिस इज 25th टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ 25th ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म ऑफ 25th ब्रैकेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। नो सर। यस सर। नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला था नवींद्र, क्या समझ में नहीं आया? सर वो हाँ एकदम से कुछ और देख लिया और मैं तो आंसर थोड़ा बह गया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। देखो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि यार 25वें ब्रैकेट की पहली टर्म बताओ। सो 25वें ब्रैकेट की पहली टर्म बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे ये नहीं बताना है कि उसका नंबर क्या होगा। नंबर तो बता देंगे अपन, कैसे बताएंगे नंबर? जैसे पहले ब्रैकेट में पहले एक टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म है, तीसरे ब्रैकेट में 3 टर्म है। तो ऐसे 24 तक अपन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो दैट इज n + 1/2। तो हमने कहा 24वें ब्रैकेट तक तो 300 नंबर्स हैं, सॉल्व करके आया हमारे पास। तो इसका मतलब कि 25वें ब्रैकेट की जो पहली टर्म होगी वो AP की 301 वाली टर्म होगी, है ना? 300 फर्स्ट टर्म होगी उसकी। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के और आंसर इज A 301। A 301 कैसे निकलेगा? A + 300D। सो 1 + 300 इंटू 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है इस AP में, पहली टर्म 1 है, तो 1201 आंसर आ गया। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द 25th ब्रैकेट, ठीक है है सर, ना? आगे। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में एक थ्योरी है,
कि अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक बार तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाए तो। सो क्वेश्चन लिखो कि फाइंड सम विच इज़ गिवन एज 4 + 10 + 18 + 28 + 40 एंड सो ऑन, चलते चलते 990 तक। ठीक है, तो अब ज़रा अपन इसको निहारते हैं अच्छे से कि भाई क्या लिखा क्या है यहाँ पे। तो जैसे अपन डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले कि यार 4 और 10 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 10 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 18 और इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 18 28 और 40 में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि यार जो डिफरेंस है वो दो दो से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे कुछ टर्म लिखना नहीं जानते अपन। अगर कॉमन डिफरेंस होता तो फिर एपी की टर्म लिखना जानते थे अपन, तो डायरेक्टली इसमें आर एस टर्म लिख नहीं पाएंगे अपन, है ना। तो फर्स्ट और ना ऑब्जर्वेशन इज वी कैन नॉट राइट द rth टर्म डायरेक्टली, rth टर्म डायरेक्टली, rth टर्म हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सम को एनलिस्ट कर देते हैं। सम को बोल देते हैं टोटल सम को SN, और उसको एनलिस्ट कर देते हैं यहाँ पे 4 + 10 + 18 + 28 एंड सो ऑन, और चलते चलते कहीं पे rth टर्म आएगी अपनी, तो उसको बोल देते हैं TR। ठीक है, अच्छा अब सम को फिर से लिखते हैं और एक डिस्प्लेस करके, मतलब अभी कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट एक डिस्प्लेस करके लिखना है। सो 4 को इधर लिख दिया इसके नीचे, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 18। ऐसे चलते चलते इसके नीचे आएगा TR-1, और इससे एक डिस्प्लेस्ड जगह पर TR आ जाएगा। अब एक काम करो, इनको कर दो माइनस दोनों को। सो SN में से SN गया तो क्या आ जाएगा इस टाइम, 0। 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो आ जाएगा 6। 18 में से 10 गया तो आ जाएगा 8। 28 में से 18 गया तो आ जाएगा 10। तो ये पैटर्न बनना शुरू हो गया, 4 + 6 + 8 + 10, और ये AP में आ गया। ठीक है, ऐसे चलते चलते आखिरी में इधर से भी कुछ आएगा, और इसको ये किससे माइनस होगा, ये तो 0 से माइनस होगा, तो आखिरी में जो है वो -TR आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इस -TR को पकड़ के ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो इस TR को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सो TR इज़ नथिंग बट 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं कि ऐसा कहाँ तक करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स थे, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स थे मान लेते हैं, चलो, है ना, क्योंकि ये हमें फाइनली ये n, इसको nth टर्म बोल देते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स थे, कायदे से r टर्म्स थे, क्योंकि अपन ने वेरिएबल r माना है ना। सो n मत लिखो, इसको rth टर्म लिखो कि rth टर्म थी ये आ गया अपने पास r टर्म्स। तो ये जब अपन ने नई सीरीज़ बनाई है और ये इस तरफ आ गया यहाँ पे, तो इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये आया, इसके नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक एक पहले तक r टर्म्स होंगे। एक डिस्प्लेस करने की वजह से r+1 आ जा रहा था, लेकिन अब वो लेफ्ट हैंड साइड चला गया। सो इस तरफ कितने टर्म्स बचे, इस तरफ r टर्म्स ही बचे, दीज आर r टर्म्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब अगर TR हमारे पास आ गया, TR इज़ नथिंग बट जनरल टर्म, और वो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा है, उसके राइट हैंड साइड क्या बचा है, एक AP का सम है वो, जिसमें पहली टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, और R टोटल नंबर ऑफ टर्म्स R है। तो हम TR को कैसे लिखेंगे, TR को लिखेंगे n/2, दैट इज़ R/2, 2a + n-1 इंटू D, 2a + r-1 इंटू D, D इज़ 2। तो ये हमने TR लिख डाला यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वे में निकाल के लाते हैं। सो 2 से तो पहले ये निपटा दो अंदर ब्रैकेट के, यहाँ से बन जाएगा ये r इंटू 4 + r-1, यानी कि r इंटू r + 3
यानी कि आर स्क्वायर प्लस 3r। सो टी आर इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस 3r। ये टी आर आ गया अपने पास, टी आर यानी कि rth टर्म। अब देख लेते हैं वेरीफाई करके कि यार ये जो लिखा हुआ है सम, ये हमने जो टी आर निकाला है वो इसकी सिंक्रोनाइजेशन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आर इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं। आर इज इक्वल्स टू 1 रखा, सो क्या आएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज़ 4। आर इज इक्वल्स टू 2 रखा, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये क्या जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज़ 10। तो पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 10 है, तीसरी टर्म देख लेते हैं एक और लिख के, आर इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 3 इंटू 3 इज़ 9, तो ये 18 आ गया। तो तीसरी टर्म 18 है बिल्कुल। तो कुल मिला के अब अपन को ये भी पता लग जाएगा कि यार इसका नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। सो आर इज इक्वल्स टू एन लिख देते हैं उसको, और वो 990 आना चाहिए। सो एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन शुड बी इक्वल्स टू 990। सो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाएंगे यहाँ से टोटल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं अपन, सबसे पहले ये एन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अपन को समेशन निकालना है। व्हाट आवर मकसद इज़ फाइंड समेशन एंड दैट इज़ नाउ समेशन ऑफ टी आर। और टी आर का हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दिया है, यानी कि समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3r। तो आंसर क्या होगा इसका तो होगा n इंटू एन प्लस 1/6 और 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1/2, ये आंसर होगा। तो n की वैल्यू चाहिए ना, कहाँ तक लगाएं काउंटर, उसके लिए n निकाल रहे हैं जस्ट। तो ये तो बड़ी अजीब सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक। एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 990 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 990 किसका होता है प्रोडक्ट, 33 इंटू 30। ऐसे सूझ रहा है हुआ ना, क्योंकि 990 वही सूझता है दिमाग में इतनी मैथ्स कर लेने के बाद। तो ये क्या 990 आता है यहाँ से, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, इसको स्प्लिट कर लिया। क्या होगा स्प्लिटिंग, एन स्क्वायर प्लस 33n माइनस 30n माइनस 990 इज इक्वल्स टू 0। सो एन प्लस 33 माइनस 30n प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। सो n की वैल्यू आ गई या तो 30 या तो माइनस 33। तो माइनस 33 तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू हो गई 30। तो n उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिया जाए, कॉमन लिया जाए कुछ। कॉमन लेने से पहले काटा जाए, इसको काटा तो ये आया अपने पास 15, और यहाँ से भी काट दो लो, तो ये आ गया अपने पास 5। अब क्या क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है एक तो 31 और एक 5 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 इंटू 3 9 बच जाएगा यहाँ पे। सो फाइनली कॉमन इज़ 5 एंड 31। यहाँ से तो कॉमन निकला 61 प्लस यहाँ से 3 के और 5 15, जब मैं 15 में से 5 निकाला तो 3 बच जाएगा, तो 3 इंटू 3 इज़ 9। तो आंसर क्या होगा 5 इंटू 31 इंटू 70, और इसको तो लिख ही देंगे अपन 350 इंटू 31। तो सॉल्व कर लेते हैं, 350 इंटू 31 क्या है अपने पास 350, 3 0 तो 0, 3 5 15, 3 3 9 10, 0 5 8 0 1 108 108 50, ये फाइनल आंसर है। आई ये बात समझ में। यस सर। है ना, तो क्या प्रोसेस है, सेम सम को हमने, क्योंकि सबसे पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि यार ये एपी नहीं है, जीपी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आरथ टर्म हम डायरेक्टली लिख पाएँ। ठीक है, तो हमने कहा चलो, तो डिफरेंस देखा उनमें। अच्छा, डिफरेंस का भी डिफरेंस कांस्टेंट आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे कितना है डिफरेंस 2, यहाँ पे भी 2। तो अब हम एक डिस्प्लेस करके लिख देंगे, यहाँ पे एक डिस्प्लेस करके लिखा,
यहाँ पे टी आर लिखा एक रैंडम आर एथ टर्म को, और उससे डिस्प्लेस करके आर एथ टर्म को ऐसे लिख दिया। तो पैटर्न में जब ऐसे कटते हुए आएंगी सारी चीज़ें तो कि यहाँ पे माइनस टी आर बचेगा और सम तो कैंसिल हो जाएगा। सो टी आर इस तरफ आगे प्लस टी आर हो जाएगा। वहाँ से हमने आर एथ टर्म लिख दी, आर एथ टर्म लिख दी, तो बस समेशन आर लगाना है, पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, समेशन आर लगा दिया। तो नोट कर लो इसको, बताओ कहाँ पे स्क्रीन रखूँ। So write down a next question. We find sum, and the sum is given as 5 plus 12 plus 31 plus 68 plus 129 plus 220 and so on. ऐसी n टर्म्स है, इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न है। सो क्लियरली इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। जैसे 5 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का। 12 और 31 के बीच का कितना डिफरेंस है, 19 का। 31 और 68 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7। 37 का। 68 और 129 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। 61 का। 129 और 220 के बीच में कितना डिफरेंस है, 90। 91 का। 91 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चलता जा रहा है, ये बहुत ही एब्रप्ट है। अच्छा, अब डिफरेंसेस के भी डिफरेंस देखते हैं कि भाई क्या हो गया। तो 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 आएगा यहाँ पे। यहाँ 19 में 37 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 नहीं 18 आएगा। हाँ। फिर 61 में से 37 घटाएंगे तो यह है अपने पास 4 और 24। ठीक है, 91 में से घटाएंगे तो आएगा 30 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर अगला अभी भी कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आया, तो एक और देखते हैं। तो ये अपने पास 18 और 12 में, यस 6 का आ गया ना। 6 का आ गया। तो मतलब कहानी कितने स्टेप में जाके रुकेगी, 1 2 3 चौथी स्टेप में जाके कहानी रुकेगी। मतलब कितनी बार डिस्प्लेस कर करके लिखना पड़ेगा, ये प्रोसेस अपन को 4 बार लगानी पड़ेगी। ये देखते ही समझ में आ गया अपन को, ये बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट मेथड विल बी यूज्ड 4 टाइम्स। तो हमने कहा चलो पेशेंस बांधते हुए लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि व्हाट वी हैव टू फाइंड सम इज़ नथिंग बट 5 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 68 प्लस 129 प्लस 220 एंड सो ऑन टिल आर एथ टर्म लिख देते हैं, टी आर। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद सम को एज इट इज़ एनलिस्ट करना है, जस्ट एक स्टेप डिस्प्लेस करके कि 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 31 यहाँ आ जाएगा, 168 यहाँ आ जाएगा, 129 यहाँ आ जाएगा एंड सो ऑन। और टी आर जो आखिरी में वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनके बीच में प्लस है ऑब्वियसली। अब उठा के माइनस करो। जब माइनस करने पहुँचे तब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 19। ये मैं यहीं से देख के लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो तो अपन ने वहीं कर लिया। 19 प्लस 37 प्लस 61 एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी माइनस टी आर। अब टी आर को पलट के यहाँ पे लेके आए, सो टी आर इज़ नथिंग बट 5 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 एंड सो ऑन। ठीक है, ये टी आर इन सब चीज़ों का सम है। अच्छा ठीक है, अभी भी डिफरेंस है तो टी आर को फिर से लिख देते हैं। टी आर की जो आर एथ टर्म है, स्मॉल टी आर की, उसकी आर एथ टर्म को कैपिटल टी आर बोल देते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो भाई। तो मतलब क्या कहने का मतलब कि जब हम समेशन ऑफ स्मॉल टी आर करेंगे, सॉरी समेशन ऑफ मतलब इंसेप्शन देखने की कोशिश करो।
कि जो समेशन की सीरीज़ लिखी थी उसकी rth टर्म थी स्मॉल टी आर, तो जब हम समेशन ऑफ स्मॉल टी आर करते तो हमें सम मिलता, और टी आर जो है वो भी एक समेशन के फॉर्म में आ गया जिस समेशन की rth टर्म कैपिटल टी आर है। तो जब कैपिटल टी आर का समेशन करेंगे तो हमारे पास स्मॉल टी आर मिलेगा हमें। तो इसका मतलब जो टी आर निकल के आने वाला है हमारे पास, उसका समेशन अपन को 2 बार करना पड़ेगा, तब अपने पास सम निकल के आएगा। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। फिर एक काम किया कि इसको फिर से टी आर को एज इट इज़ एनलिस्ट कर लिया, बस एक डिस्प्लेस करके। सो 5 + 7 + 19 + 37 एंड सो ऑन। ऐसा चलते चलते कहाँ तक बात पहुँच गई, इधर डिस्प्लेस होकर लास्ट टर्म आएगी प्लस टी आर। जो नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे तो माइनस टी आर हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस किया तो टी आर माइनस टी आर इज़ 0। यहाँ पे 5 - 0 इज़ 5, 7 - 5 इज़ 2, 19 माइनस 7 इज़ 12, 37 माइनस 37 माइनस 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 ये अपने पास क्या आया देख लेते ना। 12 के बाद 18 आएगा यहाँ पे, 18, फिर 61 माइनस ये हो गया 24 एंड सो ऑन। और चलते चलते ये अपने पास माइनस कैपिटल टी आर आया और उसको उठा के अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। तो फाइनली कैपिटल टी आर इज़ नथिंग बट 5 + 2 + 12 + 18 + 24 एंड सो ऑन। देखो ए पी कहाँ से बनना शुरू हुई है, 5 के बाद 2 आ गया तो ये तो कुछ ए पी नहीं है। 2 के पास 12 आ गया, ये भी ए पी नहीं हो रहा। लेकिन 12 के बाद फिर 18 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, मतलब यहाँ से ए पी शुरू हो गई है। दिस इज़ ए पी। और टोटल अगर आखिरी तक लिखते हैं अपन एन टर्म्स तक, सो एन टर्म्स तो पहले से काउंट होके आ रहे हैं। सो 2 तो हमने छोड़ दिए, सो 2 छोड़ दिए तो कितनी टर्म्स होंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n-2। ठीक है, सो टी आर को अपन लिखने वाले हैं अब फाइनली। सो टी आर अपने पास क्या आया है, ये दोनों तो मिलके 7 हो गए, तो दिस इज़ 7। और ये जो ए पी है जिसमें n-2 टर्म्स है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n-2/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a + n-1 इंटू डी। तो 2a इज़ 24 + n-1, n इज़ n-2, सो इसमें एक और कम n-2 में, सो n-3 इंटू डी, डी इज़ 6 ईयर, है ना। ये एक ए पी है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हैं n-2, फर्स्ट टर्म है 12 एंड कॉमन डिफरेंस है 6, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये तो अभी केवल अपने पास क्या आया है, टी कैपिटल टी आर आया है, इससे अपन को स्मॉल टी आर जनरेट करना, फिर उससे सम जनरेट करना है। सो ये अपने पास क्या हो गया 7 प्लस, इसको खोल लिया अच्छे से, 2 काटो इसको, तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो दिस इज़ n-2 ब्रैकेट के अंदर 12 + 3n-9, तो ये हुआ अपने पास 7 + n, 12 में से 9 गया तो कितना आया 3, 3 + 3n, सो 3 कॉमन n+1। ठीक है, और फर्दर सॉल्व कर लिया इसको, 7 + n² -n-2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 3 ये आ गया। तो अब फाइनली एक बार चेक कर लेता हूँ सही किया कि नहीं, n² -n आएगा और -2 है, सही है। ठीक है, तो अब फाइनली हो गया ये अपने पास 3n² - 3n, 7 - 6 इज़ +1, सो दिस इज़ फाइनली आवर टी आर, दिस इज़ टी आर। ठीक है, तो टी आर इज़ नथिंग बट 3n² - 3n +1। लेकिन हमें टी आर नहीं, हमें तो टी आर का सम चाहिए, दैट इज़ ये जो स्मॉल कैपिटल टी आर का जो सम है दैट विल बी स्मॉल टी आर, और स्मॉल टी आर का जो सम होगा दैट विल बी समेशन एस। इसका मतलब कि अभी अपन को 2 बार समेशन ऑपरेटर लगाने हैं। तो स्मॉल टी आर क्या होगा, समेशन ऑफ कैपिटल टी आर, इसमें लगा दिया ऑपरेटर। सो 3 n² का फॉर्मूला जानते हैं समेशन का, 3 × n+1/2n+1/6 -3n+1/2 + n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करके पास हमारे पास आया, क्या लिया जाए, पहले तो यहाँ से काटो, ये 2 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है।
तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं पहले तो, या एलसीएम ले लें डायरेक्टली। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना ज़्यादा आसान बनेगा। सो n प्लस वन 2n प्लस वन माइनस 3n प्लस वन प्लस 2n, ये आ चुका है हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व किया। सो n तीनों में कॉमन है, यहाँ पे भी n कॉमन है, यहाँ पे भी n कॉमन है और यहाँ पे भी n कॉमन है। तो पहले तो n को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ना करते हुए उसको भी ऐसे लिख दिया n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस वन माइनस, इसको खोल लिया 3n, n तो गया, तो 3n माइनस 3 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ n प्लस वन 2n प्लस वन एंड माइनस 3n एंड माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई हमने, ठीक है। सो यहाँ कर लेता हूँ मैं रफ वर्क, n इंटू 2n प्लस वन 2n प्लस वन, या अपने पास 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन। सो 2n स्क्वायर प्लस ये 3n से 3n चला जाएगा। सो ये जो बन गया है हमारे पास, दिस इज़ n ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3n माइनस वन, तो 3n से 3n गया, 1 से 1 गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 गया। सो फाइनली क्या आंसर आ गया, n क्यूब। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट n क्यूब, ठीक है। इसका मतलब समेशन ऑफ टी आर, समेशन ऑफ कैपिटल टी आर जो स्मॉल टी आर आया है वो आया है अपना n क्यूब। लेकिन अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, हमें तो सम निकालना है। समेशन इज नथिंग बट सम ऑफ टी आर, है ना, स्मॉल टी आर, तो दैट इज समेशन ऑफ n क्यूब। अब n क्यूब का समेशन क्या होता है, n क्यूब का समेशन होता है, अब किसी को डाउट ऐसा आ रहा होगा कि यार ये n क्यूब का n कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं, अपन वेरिएबल r के टर्म्स में लिखते तो यहाँ पे r आता। तो कुल मिला के पॉइंटर तो वही है ना, जैसे यहाँ पे n क्यूब भी लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने बताया कि यार पॉइंटर चल रहा है n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू 1/2 की पावर स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये बात समझ में आई। सो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो यही आंसर होना चाहिए। हाँ सर, आ गई। है ना, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। होमवर्क में तुम्हें एक्सरसाइज पे पहुंचना है और एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव वाले पे पहुंचना है, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप। और उसके मात्र 20 क्वेश्चन करने हैं, पहले से लेके 20 तक। तो जैसे कुछ ऐसा लगे कि यार ये तो पढ़ाई नहीं है, ऐसा तो कुछ एलियन सी चीज़ है, तो उसको छोड़ देना। वैसे ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है उसमें जिसमें तो नहीं पढ़ा हो अपन ने कोई, क्योंकि अभी अभी अपन कुछ और क्वेश्चंस और करने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम्हें बन जाने चाहिए और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको सही आंसर टिक लगाने की कोशिश करना। भले ही कैलकुलेशन अच्छे से ना बने, लेकिन फाइनल आंसर तक पहुंचना है। मतलब तुम्हें कुछ भी, मतलब जैसे मान लो कोई अगर कोई वैल्यू तुम सीरीज़ में मान के कर पाओ, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बढ़ाना, स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान देना, आंसर लाने पे ज़्यादा फोकस करना कि मेरे को सही आंसर लाना है नो मैटर व्हाट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। बाय बाय। बाय सर।